साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में, अंकिता भंडारी मर्डर केस में बड़े बड़े राम भक्तों के नाम आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में भविष्यवाणी की थी। अब इस वीडियो को आप दिल थामकर आखिर तक देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड। पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 में ये एक अलग स्टेट बना, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है, कैपिटल है देहरादून, और हाईकोर्ट है नैनीताल में। उत्तराखंड के दो इलाके हैं, एक है कुमाऊं और एक है गढ़वाल। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं क्योंकि हिंदुओं के चारों धाम उत्तराखंड में ही हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इसी उत्तराखंड में एक शहर है ऋषिकेश, जहां बहुत सारे आश्रम हैं। समझिए साधु महात्माओं का शहर है, और भी बहुत सारे धंधे वहां चलते हैं। ऋषिकेश में ही विनोद आर्या नाम के एक बीजेपी नेता का एक रिजॉर्ट हुआ करता था। रिजॉर्ट कहते हैं बहुत शानदार होटल को, जहां बड़े बड़े रईस लोग आके, अमीर लोग आके मौज मस्ती करते हैं। तो ऋषिकेश में विनोद आर्या का रिजॉर्ट था, जिसे विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या चलाता था। इस रिजॉर्ट का नाम था वनन तारा। अब इस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी नाम की एक 19 बरस की लड़की थी। वो नौकरी करने लगी। अंकिता भंडारी ने रोजी रोटी के लिए इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया। रिसेप्शनिस्ट को आप हिंदी में कह सकते हैं स्वागत कर्मी। जो लड़की काउंटर पर रहती है, आने वाले मेहमानों का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, किसी का फोन आता है तो फोन रिसीव करती है। तो अंकिता भंडारी ने रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया इस रिजॉर्ट में। अब देखिए क्या हुआ। एक दिन पुलकित आर्या ने, जो होटल का मालिक था, चलाता था होटल को, उसने अंकिता भंडारी से कहा कि एक बहुत खास मेहमान आने वाले हैं और अंकिता भंडारी को उन्हें विशेष सेवाएं देनी पड़ेगी, स्पेशल सर्विसेज। अब ये विशेष सेवाएं क्या थी? तो सेवा ये थी कि उस खास मेहमान के साथ रात में अंकिता भंडारी को सोना होता, और रात में उसके साथ सोने के बदले अंकिता भंडारी को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते। अब इस बात पर अंकिता भंडारी बिल्कुल खफा हो गई। उसने इसको नामंजूर कर दिया। उसने अपनी एक सहेली से कहा कि मैं गरीब हूं, लेकिन 10,000 रुपए के लिए अपने जिस्म का सौदा नहीं करूंगी। पुलकित आर्या ने और प्रेशर बनाया अंकिता भंडारी पर, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तो पुलकित आर्या का दिमाग गर्म हो गया। उसके दो और साथी थे, एक का नाम है सौरभ भास्कर, एक का नाम है अंकित गुप्ता। इन तीन लोगों ने मिलकर अंकिता भंडारी का खून कर दिया और उसकी लाश को गायब कर दिया। अंकिता भंडारी के परिवार वाले परेशान हो गए कि लड़की अचानक गायब कहां हो गई। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की और उसके बाद गोताखोरों ने अंकिता भंडारी की लाश को एक चिल्ला बराज से बरामद किया। वहां गंगा नदी का एक कनाल है, नहर है, उसका एक हिस्सा चिल्ला बराज कहलाता है। उसी चिल्ला बराज से अंकिता भंडारी के बॉडी को बरामद किया गया और पोस्टमार्टम से साफ हो गया कि उसका खून किया गया है, कत्ल किया गया है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट था वनन तारा रिजॉर्ट, ये एक सीनियर राम भक्त विनोद आर्या का रिजॉर्ट था। जब बहुत दबाव पड़ा उत्तराखंड सरकार पर तो गिरफ्तारियां शुरू हुई। उसके बाद पुलकित आर्या गिरफ्तार हुआ, सौरभ भास्कर गिरफ्तार हुआ, अंकित गुप्ता गिरफ्तार हुआ, और फिर तीनों को पुलिस ने चार्जशीट किया, आरोप पत्र दाखिल किया।
मैं आपको बता दूं कि यदि किसी मामले में पुलिस को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो उस केस में पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है, हिंदी में जिसको आरोप पत्र कहते हैं, और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है, सुनवाई शुरू होती है। उसके बाद कोर्ट द्वार के अदालत में ट्रायल शुरू हुआ जो लगभग 1 सवा साल चला। 2022 में अंकिता भंडारी का खून हुआ था। 1-2 साल बाद कोर्ट द्वार की अदालत ने इन 3 कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन 3 कातिलों ने अपील की उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो नैनीताल में है, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इन तीनों को कोई राहत नहीं दी। लेकिन जब से ये अंकिता भंडारी का कत्ल हुआ था, तब से ये बात लगातार लोगों के मन में कौंध रही थी कि भाई वो खास मेहमान कौन था जिसके साथ अंकिता भंडारी को सोने का प्रेशर दिया जा रहा था। जितने मुंह उतनी बातें थी, लोग अटकलबाजी कर रहे थे। लेकिन कल परसों इस मामले में एक बड़ा धमाका हुआ। एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो है उर्मिला सनावर नाम की एक लेडी का। ये उर्मिला सनावर बीजेपी के एक नेता सुरेश राठौड़ की दूसरी पत्नी है, सेकंड वाइफ है। सुरेश राठौड़ ने पहले भी एक शादी की थी और पहली बीवी को रहते हुए उसने फिर दूसरी शादी उर्मिला सनावर से की। अब एक बार क्या हुआ, जैसा कि मियां बीवी में झगड़े होते हैं, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ के बीच झगड़ा हो गया। ये जो उर्मिला सनावर है, ये बीजेपी के एक बड़े नेता दुष्यंत कुमार गौतम को अपना भाई मानती है, मुंह बोला भाई, और उसको राखी मानती है। दुष्यंत कुमार गौतम दलित नेता है, बीजेपी का सीनियर नेता है, राज्यसभा मेंबर रह चुका है और उत्तराखंड बीजेपी का प्रभारी है, यानी इंचार्ज है। तो जब मियां बीवी का झगड़ा शुरू हुआ तो उर्मिला को सुरेश ने कहा कि तुम दुष्यंत कुमार गौतम को अपना भाई मानती हो ना, गट्टू के बारे में कुछ जानती हो? गौतम को वो गट्टू कह रहा था कि गट्टू के बारे में कुछ जानती हो? गट्टू से पूछना कि जिस रात अंकिता भंडारी का खून हुआ उस दिन वो रिजॉर्ट में क्या करने गया था। अब ये बात जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के बाहर भी। उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, गणेश गोडियाल नाम है, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गणेश गोडियाल ने कहा कि इस मामले की अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसआईटी ने तो लीपापोती कर दी, दुष्यंत कुमार गौतम को बचा लिया, और यदि सीबीआई जांच हो तो इसमें दुष्यंत कुमार गौतम भी पकड़ा जाएगा। उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड का नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है पुष्कर सिंह धामी, वो दुष्यंत कुमार गौतम का बहुत बड़ा चमचा है। तो उत्तराखंड की हुकूमत से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अच्छा, ये जो उर्मिला सनावर है जिसका ऑडियो वायरल हुआ है, उसने कहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा भी इसमें कुछ बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं जिनके नाम मैं आगे चलकर खोलूंगी, अभी नहीं बता रही हूं। इसको लेकर और अटकलबाजी का बाजार गर्म हो गया है कि और कौन बड़े बड़े राम भक्त इस कत्ल में शामिल थे। साथियों, जो मुझे खबर मिली है, ये जो दुष्यंत कुमार गौतम है, ये बड़े बड़े नेताओं को, बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को लड़कियों की सप्लाई करता है। और इन नेताओं में बीजेपी का एक ऐसा नेता भी शामिल है जिसका सीना 56 इंच का बताया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्स रैकेट है, ये बहुत ही बड़ा रैकेट है जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े राम भक्त, टॉप लेवल के राम भक्त मिले हुए हैं। इसलिए अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। साथियों, ये अंकिता भंडारी वाली खबर आज आई है और लगभग इसी के साथ साथ कुलदीप सेंगर वाली खबर भी आई, जिस पर मैंने कल का वीडियो बनाया था। कुलदीप सेंगर भी एक सीनियर राम भक्त था, बीजेपी का एमएलए हुआ करता था, जिसने रेप किया एक लड़की के साथ, फिर उस लड़की के फादर का खून करवा दिया,
फिर लड़की की 2 चाचियों को मरवा दिया। कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली और अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बेल दे दिया है, जमानत दे दी है। ये राम भक्त जेल से बाहर आ चुका है। वो जो पीड़िता है जिसके साथ कुलदीप सेंगर ने रेप किया था, उस पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और राहुल गांधी ने उसको इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया है। लेकिन ये हिंदुस्तान में एक पैटर्न बन गया है राम भक्तों के द्वारा रेप करने का, राम भक्तों के द्वारा बलात्कार करने का, और इसलिए बीजेपी का नाम अब बलात्कारी जनता पार्टी पड़ गया है, मतलब रेपिस्ट लोगों की जनता पार्टी। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।